अगर नीचे स्क्रॉल करना हो तो मुझे बता दीजिएगा। 1 बजकर 15 मिनट पर क्या कहते हैं, इसके आंसर्स जो हैं वो आप मुझे लिखवाएंगे। चैट में क्वेश्चन है कि जो हमारा बैंड स्कोर है उसे कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस ठीक होते हैं आप उन्हें कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चंस जो हैं 35 करेक्ट होते हैं किसी रीडिंग में से, तो इसका जो बैंड का चार्ट होता है ना, कैलकुलेटर चार्ट, वो अवेलेबल होता है डिफरेंट वेबसाइट्स पे। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने बैंड बनते हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अगर आपके 35 क्वेश्चंस ठीक होते हैं तो आपके 8 बैंड्स बनते हैं। 36, 37 तक, अगर 38 तक आपके ठीक हों तो आपके 8.5 बनते हैं। और अगर 39, 40 करेक्ट हों तो आपके 9 बैंड्स बनते हैं। ओके, फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग तो इसका जो है प्रोसेस वो ये है कि आप ऐसा करें कि जो आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें आप उसे गूगल ड्राइव में अपलोड करें और स्लैक में शेयर कर दें। तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने आइट्स अटेम्प्ट किया हुआ है ऑलरेडी, वो आपको जो राइटिंग का टास्क होगा वो रिव्यू कर देंगे कि आपका इसमें से इतना बैंड स्कोर एस्टिमेट बन जाएगा। और इसका एक और भी ये है कि आप चैट जीपीटी से पूछ लें कि ये मेरी राइटिंग है और ये क्वेश्चन था, तो इसका बैंड स्कोर क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। स्पीकिंग के लिए आप प्रैक्टिस करें और किसी भी क्या कहते हैं उस स्टूडेंट से जिसने आइट्स अटेम्प्ट किया हुआ है उससे आप अपना रिव्यू करवा लें। तो अब हम ना क्या कहते हैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इसमें से जो आंसर हैं उन्हें फाइंड आउट करें। और 1 बजकर 15 मिनट्स पर मैं आपसे क्या कहते हैं आंसर्स के बारे में पूछूंगा। अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। अगर पैराग्राफ को या क्वेश्चंस को स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा।
1 मिनट रह चुका है। अगर टेक्स्ट को ऊपर करना है तो मुझे बता दें, मैं ऊपर कर देता हूँ, वरना यहीं पे क्या कहते हैं इसे मैं रखता हूँ। देन हम क्या होगा, जो आंसर्स हैं वो आप मुझे चैट में शेयर कर दीजिएगा, या अगर आप माइक ओपन करके बताना चाहें तो बता दें। कोई अगर गलत होगा तो हम डिस्कशन कर देंगे उसके बारे में। ओके, टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो अब आंसर्स जो हैं चैट में बता दें। अगर माइक ओपन करके बता दें तो माइक ओपन करके बता दें, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। I was able to find on the last three options. I think the fifth one is UK, and sixth one is South, and the seventh one is Deutsch. ओके, तो आपने कहा है कि द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन इज यूके, राइट मैम? Yes. ओके, तो इसे हम देख लेते हैं एक दफ़ा। Is already able to reproduce twice a year in warm areas of. Are in lost, however, many Britain single generation species shows the capacity in continental Europe to add a second generation in year that are sufficiently warm. Therefore, as the climate continues to warm, species like silver slue might be able to switch to multiple generations in UK as well as, and so begin to extract benefit from the additional warmth, potentially leading to the population areas. मैम मुझे थर्ड का ना यूरोप लग रहा है। Now we're Uh, talking about fifth one. यस मैम, जो हमारे पास फिफ्थ वन है उसी का मुझे यूरोप लग रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस ईयर बताना है ना। yes, ma'am. और नीचे जो बात हो रही है वो मल्टीपल जनरेशन्स की बात हो रही है, और साथ हमें वार्म एरियाज का बताना है। Exactly. Okay. तो इस लिहाज से अगर देखें ना, तो जो मैम ने बताया है कि यूरोप जो है वो करेक्ट आंसर बनता है, तो यहाँ पे आएगा यूरोप। देन मैम ने आगे बताया था, आई थिंक इसका साउथ बताया था मैम आपने कुछ ऐसा। Yes, southern areas of England. ओके, साउथर्न एरियाज ऑफ इंग्लैंड, तो यहाँ पे इसका आंसर है द वाइट एडमिरल इज फाउंड इन द वाइट एडमिरल ऑफ साउथर्न इंग्लैंड। देखें, साउथर्न यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे साउथर्न आंसर आएगा इसका। एंड लास्ट का मैम ने बताया था डाइट, तो इसका आंसर कहाँ पे है? दिस मे बी बिकॉज ऑफ कैटरपिलर एग्जिस्ट solely on a diet of a plant called honeysuckle। तो यहाँ पे लिखा है बोथ क्लाइमेट चेंज एंड डैश ऑफ द कैटरपिलर आर पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन। तो यहाँ पे वो पीछे बता रहा है कि इसकी डिक्लाइन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द फर्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज, वो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जो दूसरा रीजन है वो बताया है डाइट वाला। तो यहाँ पे इस लिहाज से इस सेंस में देखे जाए तो डाइट करेक्ट आंसर है। देन अब ऊपर आ जाते हैं।
इस फर्स्ट एमसीक्यू का किसी ने फाइंड आउट किया है आंसर? सर मुझे कॉलोनीज लग रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसका राइट आंसर मैम कॉलोनीज ही है, ये वाला। लिव्स इन लार्ज, तो क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्लू की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डेंटी स्मॉल ब्लू हुज कॉलोनीज आर अप टू 100 स्ट्रॉन्ग्स। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम है ना वो है लिव्स इन लार्ज, तो यहाँ पे कॉलोनीज आएगा। आपने एस और ई एस का लाजमी ध्यान रखना है, जो यहाँ पे दिया गया हो वो अपने एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ, तो इसका आपने कुछ फाइंड आउट किया है? स्मॉल ब्लू जो स्पीशी है उसकी फर्स्ट अपीयरेंस कब होती है? Early spring. यस मैम, स्प्रिंग हो सकता है। यस, इसका राइट आंसर स्प्रिंग है, ये बता। तो फर्स्ट वन कॉलोनी था, देन हमें अब स्प्रिंग मिल चुका है। एंड अब आता है द हाई ब्राउन फ्रीटिलरी हैज वन रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो यहाँ पे बात हो रही है अगले पैराग्राफ में उसकी, और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है इज कंसीडर्ड टू बी मोर डैश देन अदर स्पीशीज। तो इस पैराग्राफ में इसका आंसर है। सर इसका इंडेंजर्ड है। यस मैम, इसका एंडेंजर्ड आएगा। ओके, देन अब रह गया है फोर्थ वन। सॉरी, ये थर्ड वन का एडवांस नहीं आएगा क्योंकि उसने कंपेयर किया है, जैसे नेक्स्ट वाली लाइन में है कि इट्स आल्सो अ सिंगल जनरेशन बटरफ्लाई दैट हैज एडवांस्ड इट्स फिनोलॉजी। ओके, तो ऐसा है कि हम इसे एक दफा कंप्यूट स्टडी कर लेते हैं। हैज वन रिप्रोडक्टिव साइकिल किसकी बात हो रही है? हाई ब्राउन फ्लिटैलिटी की। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो हमारे पास हाई ब्राउन फर्टिलिटी है, यहाँ पे वो मेंशन किया उससे often described as Britain's most endangered butterfly in this group. It is found only in copious woodland and limestone pavement habitat. Okay, it is also a single generation butterfly that has advanced its phenology. Okay, तो यहाँ पे पढ़ते हैं is considered to be more than other species. अब वहाँ यहाँ पे वो देखें जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, कि ये जो स्पीशी है ना ये ज्यादा कंसीडर की जाती है देन अदर स्पीशीज। तो यहाँ पे ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है ना, इट इज आल्सो अ सिंगल जनरेशन बटरफ्लाई दैट हैज एडवांस्ड। तो लेकिन आगे देखें ना तो यहाँ पे फिनोलॉजी है, लेकिन अगर यहाँ पे पढ़े ना ये वाला कीवर्ड इन दिस ग्रुप, तो ये जो इन दिस ग्रुप है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है देन अदर स्पीशीज की कंडीशन को। ओके। तो इस लिहाज से इसका आंसर इंडेंजर्ड आएगा रेदर देन एडवांस्ड, ये इसका नहीं हो सकता। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स कैटरपिलर ऑक्यूपाई अ लिमिटेड रेंज ऑफ। तो इसका आंसर आप फाइंड आउट करें कि किस जगह पे है। इसका आंसर इसी पैराग्राफ में हिडन है। सर इसका हैबिटेट्स हो सकता है। यस मैम, एग्जैक्टली, क्योंकि वो बता रहा है कि ये कहाँ पे
इसकी जो रेंज है वो किस इलाके में मिलेगी। तो यहाँ पे वो आंसर कर रहा है, इट इज फाउंड ओनली इन कॉपीसीड वुडलैंड एंड लाइमस्टोन पेवमेंट हैबिटेट। तो इस सेंस में अगर देखें तो इसका जो आंसर है वो ये आएगा। तो यहाँ पे हम हैबिटेट्स को कॉपी कर लेंगे और ये हमारा राइट आंसर है। तो अब तक हमने सब फाइंड आउट कर लिए। एक दफ़ा इसे सबमिट भी कर लेते हैं। ओके, तो सबके सब करेक्ट आंसर हैं हमारे। उसने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिए। ओके, तो अब ऐसा है, आगे चलते हैं। अब जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे हैं पैराग्राफ वाले। और इसके बाद है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये वाला, मूव अवे फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन ऑफ हैवी माइंड रिजर्व्ड ऑन द लैंड इज अ गुड आइडिया। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हमारे पास हमें मिलेगा इन दो पैराग्राफ में से किसी एक में। तो आपने अब ये बताना है कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन इसमें से किस पर्सन ने कही है। तो ये फाइंड आउट करना है बेसिकली। यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना ये कंप्लीट नहीं हो रहा तो कोई और ओपन कर देते हैं। ओके, तो ये वन वर्ड ओनली वाला जो हमारे पास है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो पैराग्राफ्स आप सबको विजिबल हैं। आप ऐसा करें, 127 हो चुके हैं, 140 पे मैं आपसे इनके आंसर्स पूछूंगा। तो आप तब तक इनके आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करें और बाद में मुझे 140 पे मुझे अपने आंसर्स लिखवाने हैं।
तो राफी का क्वेश्चन है कि आई एम न्यू, कैन आई ज्वाइन। जी राफी, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग के मॉक टेस्ट की। तो आपके सामने ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वाला, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, वो यहाँ पे हिडन है। तो आप क्या करें, आप आंसर को फाइंड आउट करें वन बाय वन। इसी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो स्टार्ट है, उसी में आपका कितना आपकी सेंस जो है वो काम कर रही है आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं 1:40 पर या 1:40 पर आई विल आस्क द आंसर्स, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस आंसर्स। तो आप क्या करें, आप आंसर्स को वन बाय वन फाइंड आउट करें और अपने पास लिख लें। देन आप जब मैं कहूँगा चैट में शेयर कर दीजिएगा या माइक ओपन करके बता दीजिएगा।
मैं महानूर का क्वेश्चन है कि सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ। यस मैम। आप खुद थोड़ा सा भी क्या कहते हैं फोकस करें। अगर आपको एक दो आंसर भी करेक्ट मिलते हैं तो डेट्स ओके। आफ्टर 140 आई विल एक्सप्लेन every single question and we will discuss how to find out the answer. ओके सर। 2 मिनट्स रिमेनिंग है, आप प्रैक्टिस करें आंसर फाइंड आउट करने की। Otherwise, I will definitely explain every single answer. ओके, तो 140 हो चुके हैं। अब आंसर्स को डिस्कस करते हैं। आप में से किसने आंसर्स को गेस किया है तो काइंडली एक दफ़ा आप बता दें, देन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैम आयशा, मैम हिफ्जा, महानूर एंड राफे। आपने क्या कहते हैं किसी भी आंसर को फाइंड आउट किया है तो बताएं, देन हम डिस्कस करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ट्राई करना है आपने। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि सर आप अ, बगैर कोशिश के ही हार मान लेंगे। सर तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राई आपने लाजमी करना है। अब हम मैंने डिस्कस करते हैं। सर यस मैंने मैम महानूर। मैंने ना देखा है, अभी आपने कहा ना, तो मैंने पूरा पैराग्राफ जो है वो पहले रीड किया है और देन मतलब जो ब्लैंक्स दिए हैं वो देख रही थी मैं। और लाइक अगर हम वर्ड बाय वर्ड करते हैं ना, ऊपर इंडिविजुअल्स का जैसे फर्स्ट यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ में इंडिविजुअल्स यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो मैं देख रही थी नीचे मुझे इंडिविजुअल कहीं इस तरह से नजर नहीं आया, लेकिन ये है कि अगर हम इसको इस तरह से करें तो यहाँ एथिकल आ जाता है इस जगह पे, मतलब एथिकल मैनर्स। और इस तरह मतलब मुझे अभी तक तो यही मिला था थोड़ा सा, मतलब जो आइडिया हुआ शायद इधर ये आ सकता है, तो बाकी नहीं पता। ओके ओके। ओके मैम, तो नो प्रॉब्लम, ट्राई आपने लाजमी करना है। अब मैं आपको ना इसके आंसर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और फाइंड आउट करते हैं। अब देखें, इसका जो अप्रोच है ना वो डिटेल में हमने लास्ट वीक में डिस्कस की थी। अब मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है हमने। क्वेश्चन की ये जो स्टेटमेंट है ना, चूज वन वर्ड ओनली, इसका ये मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड आएगा, डबल वर्ड आंसर में नहीं आएगा। देन आप देखें, यहाँ पे आ जाएं, कंटेम्पोरेरी हंटर गैदर सोसाइटीज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, कोई सोसाइटीज की बात होगी जिसमें वो हंटर होते हैं। तो सबसे पहले जिन कीवर्ड्स पर आपने फोकस करना है मैं आपको वो बताता हूँ। जितने भी ये नेम होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने क्या करना है, इन नेम्स को हाईलाइट कर लेना, जो इसकी अप्रोच है। अब नेम हाईलाइट हो गया। अब देखें जो आपका
इसी तरह ओवरऑल जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगे ना, जैसे ये नेम हो गया, और ये जो उन्होंने यहाँ पे इसे ऑलरेडी उन्हें ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, तो इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे कोई और वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लगे, देखें कंग पीपल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे हाईलाइट कर दें। अफ्रीका, इसे हाईलाइट कर दें। उसके बाद यहाँ पे और कोई अगर आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है तो आप उसे डेफिनेटली हाईलाइट करें। ओके, तो और इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं लग रहा यहाँ पे। अब आंसर्स को कैसे वर्णन करना है, आप देखें, क्वेश्चन पे आ जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है ब्लू नॉफ्स। ये वर्ड हमने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट किया है, यानी कि हमारा आंसर यहीं से स्टार्ट होगा। ब्लू नॉफ्स रिसर्च shows that contemporary hunter-gatherer societies tend to exhibit a high level of dash in all areas of life। अब ये लाइन क्या कह रही है कि ये जो पर्सन है, ये एक साइंटिस्ट है, इसने रिसर्च की कि कंटेम्पोरेरी हंटर की जो सोसाइटी है वो इकट्ठी होती है, और एग्जिबिट का क्या मतलब है, वो मुनक्किद करते हैं एक हाई लेवल ऑफ डैश इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। अब इसका आंसर हम ढूंढते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्रूट नाफ्ट हैज रिमार्क्ड hunter gatherers are characterized by extreme political and sexual egalitarianism. Naft has observed that individuals in such groups don't accumulate property or possessions. Okay, अब देखें यहाँ पे जो वर्ड है ना, वो देखें वो क्या है, एग्जिबिट अ हाई लेवल ऑफ इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे आ जाएं, तो वो हैज रिमार्क्ड, ये जो वर्ड है ना, हैज रिमार्क्ड, ये सिनोनिम है किस वर्ड का, एग्जिबिट का। ठीक है, हंटर गैदर्स, ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे ये वर्ड मिल चुका है, यानी कि हम सही जा रहे हैं। आर करेक्टराइज्ड बाय डैश ऑफ एक्सट्रीम। अब देखें ये जो वर्ड हाई लेवल है ना, हाई लेवल, इस वर्ड का जो सिनोनिम है वो है एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम पॉलिटिकल एंड सेक्सुअल इगैलिटरिज्म्स इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। अब यानी कि जो आंसर है ना वो इसमें से कुछ है। ठीक है, अब जो वर्ड ये इगैलिटरिज्म वर्ड है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पीपल्स को अपॉर्चुनिटी देना, उनकी जो जिंदगी है उसमें उन्हें इक्वल राइट्स देना। तो अगर यहाँ पे देखें, इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ये चीज डिफाइन कर रही है इस वर्ड को, जो है इसका क्या मतलब है, इगैलिटरिज्म का इसका मतलब है लोगों को इक्वल राइट्स देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना उनकी जिंदगी में। तो अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता होगा ना, तो ये इस सेंस में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये बनेगा। क्योंकि अब इसे यहाँ पे लिखने के बाद ना अगर देखें तो ये सेंस बना रहे। अगर मैं आपको इसका सिनोनिम बताऊं, तो ये बनता है हाई लेवल ऑफ equal rights and equal opportunities in all areas of life। तो इस सेंस में इसका राइट आंसर ये बनता है। अब आगे आ जाएं। These societies also, hunter gatherer, also employ strategies to prevent differences। अब वो कुछ ना डिफरेंसेस को खत्म करना चाह रही हैं वो। ओके, तो एक दफा फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता दें, वो एक्सप्लेन हो चुके हैं।
सेकंड क्वेश्चन पे था मैं, दीज सोसाइटीज आल्सो एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट डिफरेंसेस इन डैश अकरिंग। अब यहाँ पे आ जाएं। यहीं पे अगर हम जहाँ पे हमें पहला आंसर मिला था, यहाँ पे इससे आगे बढ़ते हैं। अ, देखें, यहाँ पे जो कीवर्ड है ना, उस कीवर्ड्स को देखें। दीज सोसाइटीज आल्सो एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट डिफरेंसेस। अब इन वर्ड्स को हम यहाँ पे ढूंढते हैं। तो इस लाइन में देखें, ये प्रिजर्विंग का वर्ड मिला है, प्रिजर्विंग इन एगैलिटरिज्म। अब प्रिजर्व कर रहा है एगैलिटरिज्म को, और ये वर्ड देखें प्रिवेंट, ये सिनोनिम है। ठीक है। अब यानी कि आंसर जो है वो यहीं पे होगा। They also have methods of preserving egalitarianism by ensuring that disparities of status don't rise. ठीक है। अब इसे अगेन पढ़ें। These societies also employ strategies to prevent differences in dash occurring. क्या occurring? ये तो ऑलरेडी हमें आंसर मिल चुका है। अब यानी आंसर यहाँ पे ensuring that disparities of status don't rise, यानी कि डिस्पैरिटी ऑफ स्टेटस जो है ना, स्टेटस में जो ऊपर नीचा होता है कि किसी का स्टेटस बड़ा होता है, किसी का स्टेटस छोटा होता है, तो वो ना राइज हो। तो इस सेंस में जो वर्ड स्टेटस है ना, वो यहाँ पे फिट बैठता है कि जो सोसाइटी है वो क्या करती है, वो चाहती है कि जो डिफरेंस है ना स्टेटस में, वो ना आए। आगे आता है फॉर एग्जाम्पल। अब देखें ये वर्ड यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मिल गया, यानी कि आंसर हमारा यही होगा। The can't follow a custom whereby the credit of the person's success at dash is given to another member of the group. Okay. इसका क्या मतलब है? कंग में एक क्या है, एक कस्टम, एक रवायत फॉलो की जाती है कि क्रेडिट ऑफ वन पर्सन सक्सेस, किसी एक पर्सन की जो क्रेडिट है वो क्या हो, इज डैश गिवन टू अनदर मेंबर, वो किसी और मेंबर को मिले। तो अब इससे हम ढूंढते हैं ये कहाँ पे है। अब यहीं से पढ़ते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, द कंग चैट में है जिसका एरो है। यस, जी दफे आपने बिल्कुल करेक्ट गेस किया है, जिसका एरो है। अब ये तो हो गया, क्या कहते हैं, आपका मतलब समझ आ गया कि मतलब क्या है। अब आंसर फाइंड करना है, आंसर क्या है। द कांग फॉलो साउथर्न ऑफ अफ्रीका फॉर एग्जाम्पल स्वैप एरोस बिफोर गोइंग हंटिंग। अच्छा, वो हंटिंग पे जाने से पहले क्या करते हैं, एरोस को स्वैप करते हैं। And when an animal is killed, the acclaim does not go to the person who fired the arrow. अगर एनिमल वो शिकार कर लेते हैं तो उसका जो क्रेडिट है, एक्लेम, ये वर्ड जो है सिनोनिम है क्रेडिट का। ये जो वर्ड है ना क्रेडिट, इसका सिनोनिम है एक्लेम। डस नॉट गो टू द पर्सन हु फायर्ड द एरो। अब वो यहीं पे बात हो रही है, वन पर्सन सक्सेस इज गिवन टू अनदर मेंबर। यहाँ पे वो लिख रहा है कि उससे नहीं जाता जिसने एरो फायर किया है, बट टू द पर्सन द एरोस बिलोंग, लेकिन उससे जाता है जिसका एरो है। तो यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो में वो क्या बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बिफोर गोइंग हंटिंग, यानी कि हंटिंग की बात हो रही है इस ओवरऑल यहाँ पे। तो यहाँ पे जाएगा सक्सेस एट। देखें किस चीज में सक्सेस, ये जो एट है ना, ये एट बता रहा है कि सक्सेस किसी चीज में हो रही है। तो यहाँ पे सक्सेस हंटिंग में हो रही है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हंटिंग, इस सेंस में। अब इस लाइन को एक दफा पढ़ लें, क्या लिखा है। क्रेडिट ऑफ वन पर्सन सक्सेस एट हंटिंग इज गिवन टू द मेंबर ऑफ द ग्रुप, इंडिविजुअल हु बिहेव इज एन। अच्छा, अब चौथे पे आ जाए। चौथे का क्या है, इंडिविजुअल हु बिहेव इन ए डैश मैनर आर पनिश्ड। अब देखें ये लाइन दे, ये वैसे ही सेंस बना रही है, इंडिविजुअल हु बिहेव इन अ डैश मैनर। अब देखें, अगर वैसे ही देखें ना तो सेंस क्या बना रहा है कि जो पर्सन डैश मैनर, यानी कि डैश मैनर में बिहेव करता है, तो इसका सेंस बनेगा बुरा मैनर, यानी कि जिसका मैनर अच्छा नहीं है, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है।
तो अब हम इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा। यहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड इफ अ पर्सन becomes too domineering, the other member of group ostracized them, exiling the offender from society. Yes, तो यहीं पे वो बात कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द ग्रुप। ये जो वर्ड है ना, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द ग्रुप, इसका क्या मतलब है? सिनोनिम, एक्सीलिंग द ऑफेंडर फ्रॉम सोसाइटी। तो यानी कि आंसर यहाँ से पीछे है। तो पीछे जो वर्ड यूज हुआ है ना, टू डोमिनेटिंग, इसका क्या मतलब है? कि जो पर्सन ज्यादा अपने आप को फील करते हैं ना, कि वो जिसे कहते हैं वो हो जाता है डोमिनेटिंग का जो सेंस बनती है ना, इस सेंस में अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं, तो वो बनता है जो अपने आप में ना, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं एरोगेंट। कोई पर्सन ना, क्या कहते हैं, एरोगेंट हो जाए, बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो डोमिनेट करना। नो सर, इसका डोमिनेट नहीं आएगा। इसका आएगा, ये जो वर्ड है ना डोमिनेटिंग, इसका मतलब है एरोगेंट, अपना कंट्रोल करवाना। नहीं, इसका मतलब है कि पर्सन जो है ना वो कंट्रोल से बाहर हो गया, लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया, इसका ये मतलब है। ओके, अब आते हैं अगले की तरफ। अ, देखें यहाँ पे कीवर्ड है वुमेन, तो वुमेन का वर्ड यहाँ पे ढूंढे। ये रहा वुमेन, तो यानी कि हमारा आंसर यहीं पे हमें फाइंड मिलेगा। वुमेन हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डैश इन चॉइसेस रिगार्डिंग वर्क एंड मैरिज। आप वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वुमेन को ना बहुत ज्यादा वर्क होता है, बजाय इसके कि वो मैरिज करें या दूसरा काम करें। अब ढूंढते हैं कि वो काम क्या है। अब यहीं से पढ़ते हैं। वुमेन इन हंटर गैदर ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड ऑफन बेनिफिट फ्रॉम अ हाई लेवल ऑफ। चैट में आंसर है ऑटोनॉमी। यस मैम, इसका करेक्ट आंसर ये रहा, ऑटोनॉमी है। अब इसे देखते हैं ये है कैसे। अब देखें, आपने ना कीवर्ड्स को देखना होता है अच्छे से। अब यहाँ पे पढ़े वुमेन हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट। ये जो वर्ड है ना कंसीडरेबल अमाउंट, इसका देखें, अगर सिनोनिम देखें ना, तो यहाँ पे देखें वुमेन इन हंटर गैदर ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड ऑफन बेनिफिट फ्रॉम अ हाई लेवल ऑफ। ये जो हाई लेवल है ना, हाई लेवल वर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब है कंसीडरेबल अमाउंट। अब आंसर इससे आगे है ऑफ, यहाँ पे ऑफ आ गया। अब आगे देखें तो यहाँ पे डैश है, तो इसका जो आंसर है वो बनता है ऑटोनॉमी। यानी उन्हें ज्यादा, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं खुद मुख्तारी हासिल है। अब इन आंसर्स को एक दफा चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने हमारे सबके सब आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं। अब उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है। अगर किसी आंसर को आप देखना चाहें तो वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो इस तरह से ना, आपको आई होप आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से हमने कीवर्ड्स को देखते हुए आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि आंसर को कैसे फाइंड आउट करना है। तो आज के जो सेशन है उसका, हमारा जो टाइम है, उसका टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो हम क्या कहते हैं, कल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चैट में क्वेश्चन है ऑटोनॉमी की, सर कोई एग्जांपल दे दें, एग्जांपल मीनिंग में। ओके, तो ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? ऑटोनॉमी का मतलब है खुद मुख्तारी। खुद जो अपना जिसे कहते हैं ना कि खुद होना, अपने आप पे कंट्रोल होना। तो इसका अगर वैसे रियल सेंस में देखें ना, इसका मतलब बनता है फ्रीडम, बनता है कि वुमेन को ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि जो वुमेन है ना उन्हें क्या है, उन्हें राइट दिए गए हैं ज्यादा से ज्यादा। द आंसर ऑटोनॉमी मीन्स हैविंग द पावर और फ्रीडम टू मेक योर ओन डिसीजन। यानी उन्हें इख्तियारात हैं अपने खुद के, फ्रीडम के और खुद के फैसले लेने के।
तो ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? बा इख्तियार होना। ओके। तो ये आज वैसे ही मॉक ड्रिल थी। अब तक ना हमने लिसनिंग मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लिया है, राइटिंग मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लिया है, और हमने स्पीक जो रीडिंग का मॉड्यूल है उसे भी कंप्लीट कर लिया है। अब मंडे से क्या होगा, हम स्पीकिंग का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, और वो हमारा लास्ट वीक होगा। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स आते हैं स्पीकिंग में, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी। हम डिटेल में उन्हें पूरा एक वीक स्पीकिंग मॉड्यूल को देंगे। तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी आपको बोलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप मंडे को मिलते हैं। आज लास्ट डे था वीक 3 का। अब इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज, किस थैंक यू सर। ओके। आप में से किसी का वैसे